इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित बजट के मुकाबले खर्च की गई धनराशि की समीक्षा की। उन्होंने बजट खर्च की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि समय से बजट खर्च करने के लिए हर स्तर पर एक एक अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग समय में बजट का इस्तेमाल करे, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार से मिलने वाली बजट को जारी करना आने के लिए विभागीय मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव दिल्ली जाकर पैरवी करें। जिन विभागों के बजट खर्च की प्रगति धीमी है, उनको चिन्हित कर आगे की विभागीय मंत्रियों को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से पत्र जारी करने के निर्देश यहां पर दिए गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा नेता जिलाधिकारी गिरधारी लाल सिंह साहू के विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 20 से 25 हजार में मिलने वाला उनका जो बयान है वो पूरे भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड महिला अपराधों में हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस पर आरोप है कि कई महिला अपराधों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता की है। इस बयान के बाद राजनीति राज्य में काफी ज्यादा गर्मा गई है और हलचल तेज हो गई। साथियों नमस्कार। आपने एडिक्शन शब्द तो सुना होगा और हिंदी में अगर उसको मैं सही हूं तो तलब कह सकते हैं। और इन दोनों का ये दोनों मनुष्य पर प्रभाव करते हैं। एडिक्शन, जिस व्यक्ति में एडिक्शन हो जाता है वो एडिक्ट कहलाता है। तलब जिसको हो जाती है वो तलबी कहलाता है। और ये तलब और ये एडिक्शन चाहे वो किसी व्यक्ति में हो चाहे वो किसी संस्था में हो, ये दोनों ये अति का उदाहरण है कि कोई भी चीज़ अति हो जाती है। खास करके नशे में लोग तलबी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार तमाम बुराइयों में तमाम ऐब जिनको कहते हैं, ऐब जो ज़्यादा किसी में आ जाते हैं, चाहे वो संस्था में हो चाहे वो व्यक्ति में हो, वो तलब वाली बात हो जाती है, तलबी हो जाती है वो संस्था या वो व्यक्ति। मुझे लगता है हमारी उत्तराखंड की सरकार भी एडिक्ट हो गई है और एडिक्ट इन 2-3 बातों के इर्द गिर्द घूमता है। एक तो भ्रष्टाचार और एक दुराचार, और वो सब बातें जो लोकतंत्र में लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि एक चुनी हुई सरकार ऐसा करे, उन सब बातों की, उन सब ऐबों की हमारी सरकार एडिक्ट हो चुकी है, तलबी हो चुकी है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अभी प्रदेश भर में अंकिता भंडारी हत्याकांड पूरे लोगों के जेहन में गूंज रहा है और लोग ये मान बैठे हैं, तमाम प्रदेश के लोग ये मान बैठे हैं कि निश्चित रूप में कोई ना कोई वीआईपी है जिसको सरकार बचाना चाहती है। लोग ये चाहते हैं कि वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो वीआईपी, उसको बेनकाब किया जाए और उसको कानून के दायरे में लाकर जो भी सज़ा कानून में प्रावधानित है वो सज़ा के अंतर्गत उसको लाया जाए। लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं। लेकिन सरकार एक बात जो मैंने कहा कि एडिक्ट है, भ्रष्टाचार करने में, दुराचार करने में एडिक्ट है, ये इस अपने एडिक्शन के चलते इस आपदा में, इस अंकिता भंडारी केस में उपजी सरकारी और सामाजिक आपदा में अपने लिए भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढ रही है। और वो अवसर इस प्रकार है कि आपको पता होगा अभी 6 महीने पहले हरिद्वार नगर निगम में 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। वो 3 अधिकारी वो थे जिन्होंने 15 करोड़ की जमीन को 57 करोड़ या 55 करोड़ 57 करोड़ में खरीदा और सरकार ने ये पाया कि प्रथम दृष्टया ये मामला जो है गड़बड़ है, गलत है, और तत्काल अपनी खाल बचाने के लिए 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इससे मना नहीं किया जा सकता कि वो 3 अधिकारियों का सस्पेंशन सिर्फ सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए किया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार सरकार की सह पर हुआ था और उसकी भी हमारे पास जानकारियां हैं कि वो सरकार की सह पर हुआ था। बहरहाल इस आपदा में जबकि लोगों का ध्यान सिर्फ अंकिता भंडारी हत्याकांड की तरफ है, ऐसे में सरकार इस समय मौके का फायदा उठाना चाह रही है, इस आपदा में अवसर ढूंढ रही है और आजकल में ही उन जो सस्पेंड अधिकारी हैं उनको सरकार बहाल करने जा रही है। मेरा ये कहना है कि सरकार बहाल करने से पहले इस प्रदेश की जनता को ये बताए कि क्या वो 15 करोड़ की जमीन 57 करोड़ को खरीदने का जो मामला था, जो भ्रष्टाचार था, क्या वो सही था?
और अगर सही था तो क्या सरकार ने उसको माफ कर दिया, या वो था ही नहीं? जो भी है, सरकार अगर उन्हें बहाल कर रही है तो सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसका मतलब यही था कि सरकार ने उस समय तात्कालिक रूप में लोगों की नाराजगी को शांत करने के लिए, लोगों के जहन में इस बात को घर न कर जाए, ये बात कि सरकार ने भ्रष्टाचार किया, इस बात को साइड लाइन करने के लिए उस समय तो सस्पेंड कर दिया। लेकिन उसके बाद अभी इस आपदा के दौर में अवसर सामाजिक और राजनीतिक आपदा के दौर में अवसर ढूंढकर उनको बहाल करने का सरकार काम कर रही है। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जलाली चौकी को ढोला पुल के पास हिंदू आबादी वाले गांव में मुस्लिम नॉनवेज होटल खुलने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के मंदिर के पास और मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में होटल खुलना उचित नहीं है। इसको लेकर गांव के हिंदू युवक ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल को बंद करा दिया। ग्रामीणों ने मांग की है कि होटल को गांव के बाहर किसी अन्य स्थान पर संचालित किया जाए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। मंदिर के पास नॉनवेज होटल खुलने पर अब नाराजगी देखने को मिल रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। अलीगढ़ में आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ और उत्तर प्रदेश के मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहिम ने फिल्म अभिनेता और आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के ओनर शाहरुख खान को पत्र लिखा है। पत्र में आपको बता दें कि इस माध्यम से केकेआर टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई गई है। मौलाना ने शाहरुख खान से बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के चयन पर पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ की गई डील समाप्त करने की भी, सार्वजनिक माफी मांगने की भी बात यहां पर कही गई है। पत्र में कहा गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में वहां के खिलाड़ियों को मौका देना गलत है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर यहां पर शाहरुख खान को पत्र लिखा गया। प्रदेश भर में नववर्ष 2026 को लेकर उत्साह का माहौल है और लोग इसे यादगार बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में इटावा लायन सफारी पार्क पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभर रहा है। नववर्ष के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक इटावा लायन सफारी पहुंच रहे हैं। सफारी प्रशासन ने नववर्ष को खास बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पर्यटकों के स्वागत के लिए ग्रीटिंग कार्ड, टिकट के साथ स्क्रैच कूपन दिए गए हैं, जिन्हें स्क्रैच करने पर आकर्षक उपहार मिलेंगे। पर्यटक खुले में शेर, तेंदुए और भालू जैसे वन्य जीवों का दीदार कर रहे हैं। इटावा समेत आसपास के जिलों और अन्य राज्यों से भी लोग सफारी भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। नववर्ष 2026 पर इटावा लायन सफारी में भारी भीड़ जो है वो उमड़ कर देखने को मिल रही है। वर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है और मैं इस समय मौजूद हूं इटावा लायन सफारी पार्क में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इटावा लायन सफारी पार्क है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं और कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको नज़दीक से देखने का प्रयास कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पर्यटकों का आना इतनी सर्दी में और कोहरे में भी शुरू हो गया है। वो नव वर्ष को अपनी को यादगार बनाना चाहते हैं। वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये आर्मी से संबंधित ये कुछ टैंक है यहाँ पर, जो कि दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। और इसी लायन सफारी में आज सैकड़ों की, हजारों की तादाद में लोग आकर अपनी जो नववर्ष है, नववर्ष 2026, उसको यादगार बनाएंगे। यह लायन सफारी पार्क का वो एरिया है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोगों का मन मोह रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही पर्यटकों का आना जाना शुरू हो चुका है और लोग अपने नव वर्ष को यहाँ यादगार बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार लायन सफारी प्रशासन द्वारा जो पर्यटक हैं उनके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड के तहत स्वागत और जो टिकट दिए जा रहे हैं उनके साथ कूपन की व्यवस्था की गई है। तो उसी कूपन को स्क्रैच के तहत जो गिफ्ट वगैरह मिल रहे हैं वो इस जगह मिल रहे हैं। मेरे साथ एक पर्यटक हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पहले तो नमस्कार मैम आपको। क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैनपुरी से आया हूँ मैम। आप देख सकते हैं कि ये टिकट है और ये कूपन है और इस कूपन को स्क्रैच करने पर इनको गिफ्ट मिला है। क्या गिफ्ट मिला आपको? जी मैम, मेरे को ब्रेसलेट मिला था एक, तो मैं कैसा लग रहा है इटावा लायन सफारी? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं और उनको जो टिकट है, टिकट के साथ कूपन दिया जा रहा है और कूपन को स्क्रैच करने पर एक गिफ्ट दिया जा रहा है ताकि नव वर्ष यादगार बना जाए। जी अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस आलम सिद्दीकी। ये आप देख सकते हैं कि अंकल के हाथ में भी टिकट और एक कूपन है। क्या गिफ्ट मिला है आपको? कूपन मिला है एक 28 फरवरी तक मैं एक आदमी को फ्री यहाँ ला सकता हूँ। कैसा लग रहा है लॉयन सफारी में? बहुत अच्छा लग रहा है नव वर्ष को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे और हैं? बहुत खुशियों से, और सभी लोगों को हमारी ये दुआ है कि सभी लोग पूरे जो हिंदुस्तान के अंदर आदमी रहता है वो सब खुशियों से खुशी भर जाए उनकी पूरी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आमिर। आपको क्या मिला है गिफ्ट में? हमें ये मिला है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉयन सफारी पार्क इटावा का इनको एक ब्रेसलेट या बैंड कुछ मिला हुआ है गिफ्ट में, ब्रेसलेट जो कि लॉयन सफारी की तरफ से यादगार। जी, नव वर्ष को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ लॉयन सफारी में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नव कहना वर्ष के चाहेंगे? लिए आए हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, इसलिए बहुत जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लॉयन सफारी प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को गिफ्ट्स वगैरह दिए जा रहे हैं ताकि लोगों की जो नई साल है उसे लोग यादगार बना सकें और सालों साल याद रख सकें। हम लोग इस बार नए वर्ष पे इटावा सफारी पार्क में जितने भी पर्यटक आ रहे हैं उनको अच्छी सुविधाएं देने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। इसके लिए 1 दर्जन से ज़्यादा जो सफारी बसेस हैं उसका इंतज़ाम हम लोगों ने किया है। हम लोग के पास में पहले से ही 8 बसेस हैं, उसमें अभी जो 2 नए बस आए हैं उनको भी जो हम लोग चला रहे हैं, साथ में 3 जिनान हैं। इस तरह से मिला के 8 हम लोगों के पास में है और बाकी जो है करीब 12 बसेस बाहर से भी लाए गए हैं। पिछली बार जो 9 वर्ष पे जो भीड़ आई थी उसको देखते हुए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी 2000 से ज़्यादा पर्यटक आज इटावा सफारी पार्क का भ्रमण करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोग तो इटावा और आसपास के ही हैं, लेकिन अभी मॉर्निंग में जब हम लोग विजिट कर रहे थे तो उस समय हमको एक फैमिली मिली जो बड़ौदा से आए हुए हैं, गुजरात से। एक फैमिली जो है वो मणिपुर से आई हुई है। इस बार हम लोगों ने एक नई पहल किया है और आप लोगों ने उसको काफ़ी प्रचार प्रसार किया, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग उस जो नई पहल है उससे रूबरू होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचेंगे। पहली बार हम लोगों ने जो है एक जो स्क्रैच कार्ड है वो टिकट के साथ में हम लोगों ने देना शुरू किया है, जिसमें गिफ्ट जो है जैसे स्क्रैच करेंगे तो उसके साथ में गिफ्ट मिलेंगे। तो उसको देखते हुए पब्लिक जो है काफ़ी यहाँ पे आ रही है और बाकी कोई असुविधा ना हो इसलिए हम लोग इसके लिए हम लोग का पूरा प्रयास है। इटावा में स्थित लॉयन सफारी पार्क एशिया का एकमात्र और सबसे बड़ा ड्राइव थ्रू सफारी पार्क है। यहाँ पर एशियाई शेरों के संरक्षण की पूरी व्यवस्था की गई है। शेरों के साथ साथ इसमें पर्यटक तेंदुआ, भालू और हिरण कई प्रकार के वन्य जीवों का दीदार करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस इटावा सफारी पार्क की आधारशिला उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव द्वारा रखी गई थी, जिसका जो पूरा निर्माण कार्य है वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कार्यकाल में पूरा हुआ था और उनके ही कार्यकाल में इस लॉयन सफारी को चालू किया गया था। वहीं आपको बता दें कि यह लॉयन सफारी करीब 5 से 6 एकड़ के एरिया में फैली हुई है, जिसमें वन्य जीवों के साथ साथ कई ऐसी आकर्षक चीजें बनी हुई हैं जिनका जो पर्यटक हैं आकर उनके लिए उनका दीदार कर सकते हैं और वह उनके लिए आकर्षण का केंद्र रहती हैं। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। खबर अमेठी से है, जहां की मुसाफिर खाना एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं ने आज चौथे दिन प्रदर्शन जारी रखा है। बता दें कि इस दौरान तहसील परिसर अखाड़ा का केंद्र बना रहा, जिससे परिसर छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं आपको बता दें सीओ समेत कई थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। एसडीएम के साथ मीटिंग में बैठे लेखपालों के साथ अधिवक्ताओं ने अभद्रता की है। वहीं अधिवक्ताओं पर महिला लेखपालों के साथ अभद्रता करने का भी आरोप लगा है। दरअसल बता दें कि अधिवक्ताओं ने एसडीएम के स्थानांतरण को लेकर मांग उठाई थी। देखिए यहाँ पर किस तरीके से तहसील परिसर जो है वो अखाड़े का अड्डा बन गया और यहाँ पर महिला लेखपालों के साथ अभद्रता का आरोप जो है वो देखने को मिला, जिसके बाद कई सारे थानों की पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची। हम लोग की एसआईआर के संबंध में मीटिंग हो रही थी और ये लोग नारेबाजी करना शुरू कर दी। इसमें एक वकील है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड, जो नारेबाजी में मुखिया बने हुए थे, सतीश सिंह नाम है उनका,
हम जितनी महिलाएं हैं इनको ये टारगेट करते थे, और मतलब किसी को व्हाट्सएप पे, किसी को फेसबुक पे, किसी को इंस्टा पे, अगर इनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया तो इन्होंने फेसबुक पे मैसेज करना। अगर हम लोग, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, हम कुछ भी करें, अगर हम कोई फोटो अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस फोटो पे उल्टे सीधे कमेंट करना, उस फोटो को टारगेट करके कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके उस पे कमेंट करना, लिखना, ये सबके साथ ही करते थे। SIR संबंधित मीटिंग कर रहे थे एसडीएम साहब की अध्यक्षता में, तो आए दिन देखा जा रहा है हफ्ते भर से कि वकील लोग हमारे एसडीएम साहब से बदतमीजी करते हैं, हमारे तहसीलदार साहब से बदतमीजी करते हैं, नारे देते हैं। तो हम लोग मीटिंग कर रहे थे, नारा देते हुए ये लोग बाहर आ गए मीटिंग हॉल के। हम लोग बाहर निकले, कितनी तेज तेज आवाजें क्यों आ रही हैं। जैसे बाहर निकले तो हम लोगों के पास कागज था, फाड़ दिए, एसडीएम साहब को धक्का मुक्की किए, हमारे 2-3 लेखपाल साथी से साथ धक्का मुक्की किए, और प्राय आए दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं। जनता से तारीख का पैसा ले लेते हैं, लेकिन कोर्ट में जनता को आने नहीं देते हैं, कहते हैं स्ट्राइक किए हैं एसडीएम साहब, जबकि स्ट्राइक ये लोग किए हैं। और पिछले 1.5 सालों से ये इनके कई वकील हैं जो हमारे महिला लेखपालों के साथ अभद्र मैसेज करते हैं, उनके साथ टीका टिप्पणी करते हैं। उन लोगों ने रोका बहुत दिन, लेकिन ब्लॉक किया। व्हाट्सएप पे किए तो इंस्टा पे कर रहे हैं, और इंस्टा पे किए तो फेसबुक पे कर रहे हैं, और आए दिन इनकी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। जिस संदर्भ में आज हम लोग इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बाहर आए। सीधे लेके चलते हैं जबलपुर, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के, क्या कुछ कह रहे हैं आपको लेके चलते हैं, सुनाते हैं। अजय भैया जब बोलते हैं, जो तथ्य रखते हैं, तो एक अलग आनंद आ जाता, लेकिन समय कम पड़ रहा तो थोड़ा पड़ रहा था। ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये कि बस की बात नहीं है। समय की सीमाओं के कारण से हम माननीय मंत्री जी और मैंने माननीय महाराज जी से और आप सबसे, क्योंकि आप माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी 6 बजे के पहले फ्लाइट करना रहेगा, और हमने कहा इसलिए महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज के लिए अनुमति जरूर दी है कि 2 शब्द मेरे सुन के जाना, फिर मैं बीच में ज्यादा बाधा न बनते हुए आज मंच जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मंच के लिए। माननीय सुमित सिंह जी, जगत बहादुर जी, अशोक रोहानी जी, सुशील तिवारी पांडे जी, नीरज लोधी जी, संतोष बरकड़े जी, और बाकी सारे हमारे इस अवसर पर सम्मानीय अतिथिगण, आमंत्रित अतिथिगण, आप सब कई पुण्य से वास्तव में भारत का स्वरूप बनाए रखे। वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं, भगवान राम और कृष्ण के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत की जन बनी। वाकई दोनों का अपना योगदान। राम ने ये जो हम कहते हैं कि भारत विश्व चाहता है, तो विश्वगुरु बनने चाहने में कोई किसी की मांग पे अतिक्रमण करके कोई अधिसत्ता नहीं बनाना। सच जहां अंधेरा है वहां प्रकाश फैलाने का नाम संस्कृति है, और उसी भाव से हमारे अब दोनों आदर्श लगभग 17 लाख साल का अंतर से भगवान राम का माना जाता है कि 16-17 लाख साल पहले घटना हुई, लेकिन भगवान राम के जीवन सारे पारिवारिक से लेकर के हर एक उलझे सुलझे प्रश्न भगवान राम के जीवन काल से हमको मिलते हैं। राम के जीवन काल में भी और गौर करोगे तो सच में परम पूज्य राम भद्राचार्य जी का मध्य में आशीर्वाद देना उस काल पे वापस ले जाके खड़ा कर देता है। कि हम बात करें भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी महाराज दशरथ के राजमहल में आनंद के साथ अब शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन संति युग दृष्टा के नाते से कैसे होती है, भविष्य के लिए उनको चैलेंज के लिए भी और आने वाले तैयार करने की दृष्टि कितनी अलग प्रकार की होती है। कल्पना करें महाराज दशरथ के उस दरबार में और उनकी सेनाओं में मारी सुबाहु वन यज्ञ करने में बाधा बन रहे, ताड़का तांडव कर रही है, में परेशानी आ रही है। ऐसे कष्ट के काल में महाराज दशरथ विश्वामित्र जी जब आते हैं तो प्रयास करते हैं, मैं चलता हूं मेरी सेना ले जाओ लो, मेरे सुकुमार बालक, जबकि संत भविष्य में भगवान राम को श्री राम बनाना है तो ये केवल राम लक्ष्मण चाहिए। ये जो अद्भुत उनका अपना, कभी कल्पना करे कि भगवान के
भाग्य में था कि विश्वामित्र जी के साथ जाना हो जाए। से महाराज दशरथ का वो सारे प्रयास भगवान ने हुई है, लेकिन हम देखो कि महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ भी पूरा हो गया, मारी गए, सुबाहु मारे गए, ताड़का मारी गई, एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो और बड़ा लक्ष्य जनक ने स्वयंवर कराया है। और माता का वरण करने का वो स्वयंवर का कठिन काल के योद्धाओं के बीच ले जाने का जो खबर बरेली से है, जहां सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री की बैठक के दौरान फरीदपुर विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को अचानक हार्ट अटैक आ गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें तत्काल मेडिकल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के कल ही अपना जन्मदिन मनाया था। वे दूसरी बार विधायक चुने गए थे और अपने क्षेत्र में सरल, जनप्रिय और सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में वो जाने जाते थे। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर तमाम और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।